भिक्षावृत्ति हमारे देश में बड़ा मुद्दा है। भिक्षावृत्ति को जहां समाज में इस तरह से देखा जाता है कि जिसके पास रोजगार नहीं है या फिर आर्थिक कारण की वजह से लोग भीख मांग रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसकी तह तक जाते हैं, एक तो भयावह सच्चाई सामने आती है और जो चौंका देने वाली होती है। भिक्षावृत्ति करने के लिए कई गिरोह कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों सहित जवान लोगों को भी कभी नशे का आदी बना लेते हैं, तो कभी उन्हें शारीरिक रूप से दिव्यांग कर देते हैं और भिक्षावृत्ति की आग में झोंक देते हैं। ऐसी ही कई भयावह सच्चाई सामने आई है। तो आज हम बात करेंगे नो भिक्षा संचालक रूपाली जैन से। तो चलिए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय में। मैं हूं ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे इंदौर की रूपाली जैन से, जो एक समाज सेविका हैं और साथ ही नो भिक्षा अभियान के संचालक भी हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे क्योंकि इंदौर में लगातार नो भिक्षा अभियान चल रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो चलिए उनसे जानते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप कब से जुड़ी हैं इस अभियान से? देखिए, ये एक अभिशाप है। भिक्षावृत्ति हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी कह सकते हैं कुरीति है, और इसको दूर करने के लिए मैं 2021 से इस अभियान का हिस्सा हूँ और लगातार सिर्फ इंदौर शहर को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे भारत को भिक्षावृत्ति मुक्त देखने के लिए मैं लगातार कार्य कर रही हूँ। जी मैम, जैसे कि अभी सरकार ने बहुत सारे रूल्स बना दिए हैं और आप 2021 से जुड़ी हुई हैं, तो अब में और पहले में क्या फ़र्क समझ में आया, क्या कठिनाइयाँ हुई आपको, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये अभियान इतना आसान नहीं रहा। रीज़न ये है कि हमने जिस तरह से एक बहुत प्राचीन समय में हमने बहुत सारे ऐसे समाज सुधार के कार्य देखे हैं, जिसमें सती प्रथा हो, चाहे विधवा विवाह हो, या फिर इस तरह की जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं, उनको दूर करने के लिए लगातार कठिन परिश्रम करने पर ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से ये एक ऐसा प्रकल्प था जिसको हमारे भारत से दूर करना अति आवश्यक है, और हमने इसको जब स्टार्ट किया तो लगातार कठिनाइयों के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कई तरह की चुनौतियां, या कह सकते हैं कि कई तरह की ऐसी चीज़ें, इसे एंगल इसमें शामिल है। सबसे बड़ा एंगल इसमें जो गिरोह माफिया का है, कह सकते हैं हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के माध्यम से जो बच्चों को या बुजुर्गों को किडनैप करके और उनको भिक्षावृत्ति में धकेलना, ये सबसे बड़ा एक कठिन एंगल है। दूसरी चुनौती की हम बात करें तो नशे के आदी बनाकर और उनको यूथ को, जनरली जो छोटे बच्चे हैं 6 साल से लेकर 13-14 साल तक की उम्र के बच्चे, उनको नशे के आदी बनाकर और चौराहों पर भीख मंगवाना, ये भी अपने आप में ही एक कठिन कार्य है। तो लगातार इनके साथ सामना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमले भी होते हैं, कई तरह के ऐसे निराश्रित भी हमें मिलते हैं जिनके शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, उनको उठाना, या मल मूत्र में चिपके हुए लोग मिलते हैं। कई बार स्मेलिंग इतनी ज़्यादा तीव्र रहती हैं कि उनके साथ कैसे डील किया जाए। फिर उसके अलावा हिंसक प्रवृत्ति के रहते हैं, हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, नोचते हैं। तो ये बहुत ही टफ़ और बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन चूँकि समर्पण भाव ज़्यादा है, क्योंकि ये सेवा का कार्य है, तो इसको हम सेवा समझ के आगे बढ़ रहे हैं। जी मैम, ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप नए नए लोगों के साथ मिले होंगे। आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बताइए जो बहुत ही वर्स्ट रहा हो, बहुत ही गंदा रहा हो। ये बहुत ही एक सोचने का विषय भी हमारे समाज के लिए है। बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जिनसे सामना हुआ। कई बार हमारी खुद की भी आत्मा जो है वो काँप जाती है उन लोगों की विभत्स कंडीशन देखकर या उनकी कहानियाँ सुनकर। एक छोटा सा जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि जब हमने एक महिला को आज से 1.5 साल पहले रेस्क्यू किया था, उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया था, जिसकी वजह से उसका यूटेरस भी लगभग 2.5 इंच बाहर आ चुका था। उसका जो मल द्वार है वो भी छत विच्छत कर दिया गया था। जब हमने उसको रेस्क्यू किया, उस समय उसके पूरे सिर में लगभग काबुली चने के बराबर या छोटे पत्थर के बराबर बहुत सारे 12-13 गड्ढे उसके सिर में कर दिए गए थे, और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में उसको हमने रेस्क्यू किया। और जब उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम अरविंदो हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने वहाँ पर बिल्कुल मना कर दिया था कि शायद ये 2 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगी। लेकिन लगातार हमारी टीम के अथक प्रयास और डॉक्टर्स के प्रयास के कारण वो बचा ली गई। उसकी 4 सर्जरी हुई, और चूँकि अब वो बहुत नॉर्मल है। ऐसे कई केसेस हैं। एक केस और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने सयाजी होटल के पास एक वृद्ध, लगभग 65 वर्षीय वृद्ध को हमने रेस्क्यू किया था। जब हमने उनका ब्लैंकेट हटाया
असंख्य वर्म्स उनके शरीर में थे, कहीं कोई स्किन का इतना सा भी हिस्सा बाकी नहीं था जहाँ पर उनको घाव नहीं और वहाँ कीड़े नहीं पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जब हम उनको उठा रहे थे तब भी कीड़े वर्म्स जो हैं वो गिर रहे थे। एम्बुलेंस में हम उनको लेकर गए, पूरी एम्बुलेंस भी वर्म्स से भर गई थी और आज वह भी सुरक्षित है। तो ऐसे कई जब देखते हैं तो कई बार हमें भी नींद नहीं आती है, खाना नहीं खा पाते हैं हम लोग, दिन भर वो दिमाग में घूमता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम तत्पर हैं, दृढ़ निश्चयी हैं इस कार्य को करने के लिए। ऐसे कई केसेस से सामना होता है लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी। मैम, जैसा कि सभी एज ग्रुप के, अभी तो आजकल बच्चों से भी भीख मंगवाया जा रहा है, ऐसे कई गिरोह चल रहे हैं, तो यहाँ पे किस एज ग्रुप के लोगों को लाया जाता है? जैसे कि मैंने अभी देखा यहाँ पे वृद्ध ज़्यादा हैं और एक लड़की भी हैं, तो मतलब किस तरीके के एज की, कौन सी एज के ग्रुप में यहाँ पे लाया जाता है? देखिए, जनरली अगर बच्चे अनाथ हैं तो हम उन्हें CWC में हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि नियम अंतर्गत हम बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी माताएं साथ में हैं उनको हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो बच्चे माताओं के साथ में हैं तो उनका पुनर्वास होगा, और अदरवाइज़ 18 साल से ऊपर के लोगों को हम यहाँ पर रह रहे हैं। वृद्धों को भी, युवक युवती, पुरुष महिला, सभी का हमको पुनर्वास करना है। और अभी तक 2500 से ज़्यादा लोगों का हम पुनर्वास करके समाज की मुख्य धारा में ला चुके हैं। जिस बच्ची को अभी आपने देखा है उसकी भी अपनी एक बहुत ही ख़तरनाक कह सकते हैं स्टोरी है, जो बहुत दर्दनाक है। उसकी मदर को उसके ही पति ने 3 बार बेचा, यानी वो महिला 3 बार अपने बच्चों के साथ बेची गई है, और अब जाकर वो महिला नॉर्मल हुई है और कमाई का साधन निर्मित कर चुकी है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। बच्ची जो है वो शिक्षित हो रही है, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई थी, अब यहाँ पर वो मेहंदी बनाना सीखी है, ड्राइंग बनाना सीखी है, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई भी सीख गई है, और अब उसका हम स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। जी। यहाँ पे जो लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि 2500 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके जीवन यापन के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, भिक्षावृत्ति कोई तभी छोड़ेगा जब वो समाज की मुख्य धारा में जीवन यापन करने के लिए जब तक अपनी कमाई का सोर्स जनरेट नहीं कर लेगा, तब तक उसका पुनर्वास हम कह नहीं सकते हैं कि व्यापक तरीके से होगा। तो उसके लिए उनकी डेली नीड्स को पूरा करना और उसके साथ साथ उनके बिहेवियर को चेंज करना, परामर्श के माध्यम से उनकी मानसिकता भिक्षावृत्ति से दूर करना, ये एक टास्क का हिस्सा है जिसमें हम लोग प्रतिदिन एक अच्छे ट्रेनर्स के साथ में इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो 2500 लोग हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इंदौर को एक मॉडल भी बनाता है, और इंदौर प्रेरित कर रहा है भारत के अन्य शहरों को कि किस तरह से इनका व्यापक पुनर्वास किया जाए कि ये दोबारा भिक्षावृत्ति में ना आए। उसके लिए हमने सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो इसमें ढूंढी है वो ये है कि इनका अच्छे से कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। जिस तरह की इनकी रुचि है या फिर जिस तरह के अंदर इनके अंदर कोई स्किल है उसको डेवलप किया जाए, या फिर नए तरीके से, नए सिरे से इनके लिए आय का स्रोत जनरेट करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। जी, जैसे कि अभी सरकार भी लगातार इस पे काम कर रही है, नए-नए कानून बनाए जा रहे हैं, और अभी एक और नियम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसमें 10 शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के जो 10 शहर चयनित किए गए थे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, हमारे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का इकलौता शहर इंदौर भी चयनित किया गया। अब यह योजना में बदल चुका है, पायलट प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जो कार्य किया गया उसके आधार पर भारत के 100 शहरों का चिन्हित किया गया है, जिसमें इंदौर की तर्ज पर अब काम होगा। और योजना की हम बात करें तो योजना को अब हम जिला प्रशासन के माध्यम से जब कर रहे हैं तो इंदौर हमारा भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनने की और बिल्कुल अग्रसर है, या यूँ कहें कि हम भारत का पहला शहर इंदौर ही होगा जो भिक्षावृत्ति मुक्त होगा। तो पायलट प्रोजेक्ट के बाद में हम स्माइल योजना में आ चुके हैं। जी, तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या निर्देश देना चाहेंगे इस अभियान से रिलेटेड? देखिए, दर्शकों को मैं आपके माध्यम से एक जागरूक होने के लिए निवेदन करना चाहूँगी कि आप नो भिक्षा, भिक्षा नहीं शिक्षा दे, इस नारे को बुलंद करें, इसको आगे लेकर जाएं, और किसी भी सूरत में, किसी भी तरह का, किसी भी रूप में आप बिल्कुल भिक्षा ना दें। और ये तो अब अपराध की श्रेणी में भी आ रहा है कि अगर आप कहीं न कहीं किसी भी रूप में भीख दे रहे हैं तो वो प्रतिबंधात्मक कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आता है। तो जागरूक रहे जनता,
और अगर आप देना ही चाहते हैं भीख ना देकर दान दें और वो दान सुपात्र हाथों में जाए, यानी आप दान और भीख के डिफरेंस को समझें। और ऐसी कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं। हमारा परदेसीपुरा में भिक्षुक पुनर्वास केंद्र है, यहाँ पर आकर आप इनके कौशल प्रशिक्षण की सामग्री दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं। यह दान है जो सुपात्र हाथों में जा रहा है। आप किसी भी रूप में भीख ना दें। समाज से इस बुराई को दूर करने के लिए आप लोग जागरूक रहें और हम सब मिलकर एक साथ पूरे भारत को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाएं। इसलिए जागरूक रहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो अगर आप भी किसी को भिक्षा देते हैं तो अब तो ये अपराध की श्रेणी में आ गया है, तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि अब लोगों को भिक्षा ना दें। जैसा कि रूपाली जैन जी ने बताया है कि यहाँ पर आकर आप दान दे सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। और प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।